हाय। आज हम शुरू करेंगे अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसका स्टार्टिंग का टॉपिक है बजट बजट कॉन्स्ट्रेन बजट लाइन क्या होती है एंड इट्स स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हम इन चीज़ों की बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं यार बजट को समझना। ठीक है, बजट पहले कुछ समझ लेते हैं फिर समझेंगे। ठीक है, बजट के और फिर सब कुछ डिफाइन करेंगे उसके बाद। ठीक है, कुछ समझ लेते हैं। देखो यार, ऐसा होता है हमारे घर में ना कि क्या होता है, हाँ, हमें कुछ घर का मंथली एक्सपेंडिचर खर्चा वर्चा बनाना होता है तो हम बजट बनाते हैं, राइट। जैसे हमें कुछ अपने घर का राशन लेने जाना है, ठीक है, तो हमारी मम्मी ज़्यादातर हमसे वो लिखवाती है पेज पर कि भाई क्या क्या चाहिए। ठीक है, तुमने लिखा कि भैया एक सामान ऐसा चाहिए, फिर लिखोगे दूसरा सामान चाहिए। इसी तरह सिमिलर जितने सामान चाहिए उस पर तुम लिखते हो, है ना, ताकि जब तुम खरीदने जाओ तो तुम्हें पता रहे कि हाँ भाई ये चीज़ चाहिए था, उसके बाद ऐसे कंफर्म हो जाता है हाँ भाई कुछ भूले नहीं है, राइट। तो ऐसे ही कुछ बजट होता है। लेट्स सपोज कि जो फर्स्ट सामान है इसका मैं x1 दे देता हूँ। स्वीट, व्हाट इज हैपन, ओके कोई नहीं। हम्म, ठीक है, ये जो फर्स्ट है ना इसको मैं x1 दे देता हूँ अमाउंट। सेकंड को मैं x2 बोल देता हूँ। थर्ड को मैं x3 बोल देता हूँ। x4 और इसको मैं x5 बोल देता हूँ। ठीक है, कि आपको x1 सामान खरीदना था, x2 खरीदना था, x3 खरीदना है, x4 और x5। ठीक है, दिस इज द क्वांटिटी कि आपको गुड वन की x1 क्वांटिटी खरीदनी थी। अब तुम गए और तुमने देखा कि जो x1 है ना, जो तुम्हें x1 क्वांटिटी खरीदनी थी गुड वन की, उसका प्राइस था p1। इसी तरह सेकंड गुड का प्राइस था p2, थर्ड गुड का प्राइस था p3, फोर्थ गुड का प्राइस था p4, फिफ्थ का था p5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही अनलिमिटेड हो सकते हैं, राइट। हमें शायद 10 सामान खरीदना हो, 20 सामान खरीदने हो, या सिर्फ 5 ही सामान खरीदने हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब जस्ट मैं अब तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बस इतना बताओ कि जो आपने गुड वन खरीदा, राइट, जस्ट मैं पेन जो आपने गुड वन खरीदा, ठीक है, इस पे आपने कितना खर्चा किया। तो आप मेरे से बोलोगे कि प्राइस ले लो उसका, p1 प्राइस था और उसको उसकी क्वांटिटी आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी, राइट। अगर मैंने एक क्वांटिटी खरीदी तो 1 मल्टीप्लाई p1, दो खरीदी है तो 2 मल्टीप्लाई p1। तो ये आ गया मेरे पास एक्सपेंडिचर जो मैंने किया किस पर, गुड वन पे। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑन गुड वन। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे सेकंड गुड का एक्सपेंडिचर निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, प्राइस ले लो उसका और उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी, राइट। तो इससे हमें हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन गुड टू एंड सो सिमिलर। ओ सॉरी, ये 3 है, ये 2 है एंड p5 का भी ऐसे ही आ जाएगा x5। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। अगर अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, कि आपने टोटल खर्चा कितना किया, टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया आपने, तो इसका आंसर भी सेम है। मतलब सॉरी, सेम तो नहीं, मतलब सिंपल है, सारे एक्सपेंडिचर को जोड़ दो। ठीक है, दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड वन प्लस एक्सपेंडिचर ऑन गुड टू प्लस एक्सपेंडिचर ऑन गुड थ्री, एक्सपेंडिचर ऑन गुड फोर एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड 5। है ना, यहाँ पे हम 5 ही गुड्स ले रहे हैं तो 5 लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं जोड़ देता हूँ, समीशन कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ PI आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जा रही है, राइट। ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल। ठीक है, और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो सिंपल ऐसे याद रखो
कि हम टोटल एक्सपेंडिचर ऐसे दिखा सकते हैं, सिंपल है ना। तो ऐसे ही होता है। ये तो यार बहुत बेसिक चीज़ है, ऑलमोस्ट सबको पता होगी, राइट। ये तो आप करते ही होगे, राइट। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई कैलकुलेशन तो नहीं थी। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं एक्चुअल कंसेप्ट पे, ठीक है, जो हमारी एक्चुअली बुक्स में मिलता है, ठीक है, उस कंसेप्ट को समझते हैं। ये तो जस्ट बेसिक चीज़ थी, तो लेट्स समझते हैं अब क्या पढ़ना है हमको। तो हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि हम सिर्फ 2 ही गुड्स पे अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 5 गुड्स लिए, लेकिन हम सिर्फ अब हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही गुड्स हैं, ठीक है। अब हम 2 गुड्स ही क्यों ले रहे हैं, इसका आंसर आपको भी बाद में मिल जाएगा, ठीक है। कि हम 3 क्यों नहीं लिया हमने, 4 क्यों नहीं ले रहे, हम 5 क्यों नहीं ले रहे। अभी हम सिर्फ 2 को लेके चल रहे हैं, ठीक है। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अभी फॉर द सिंप्लिसिटी रीज़न, ठीक है, ताकि सिंपल रहे हमारी चीज़ें, हम अभी सिर्फ 2 ले रहे हैं, ठीक है। आगे चल के जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं 3 के भी करवाऊंगा एंड मैनी मोर, ठीक है। तो अभी इसी का लेते हैं, ठीक है। तो कंसिडर करो, कंसिडर, ठीक है, सपोज जो भी, कंसिडर देर आर ओनली 2 गुड्स, देर आर ओनली 2 गुड्स, ठीक है। कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स हैं, हम ऐसे मान रहे हैं। एक को हम बोल रहे हैं X1 एंड दूसरे गुड्स को हम बोल रहे हैं X2, ठीक है। एक को हमने X1 ले लिया, एक को हमने X2 ले लिया, ठीक है। आप चाहो तो X भी ले लो, Y ले लो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल टर्म ले सकते हो, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। लेट्स इसको हटा देते हैं, ओके। तो हमने क्या करा कि एक हमने सिर्फ यहाँ पे 2 गुड्स लिए, एक को बोला X1 और एक को बोला X2, राइट। अब हम इसका प्राइस भी ले लेते हैं। लेट द प्राइस ऑफ दीज गुड्स, लेट द प्राइस, तो प्राइस को क्या लेते हैं हम, P1 P2। अब ये P, ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ गुड वन, तो गुड वन का प्राइस क्या लिया हमने, P1। सिमिलर द प्राइस ऑफ गुड 2 इज P2, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब, ठीक है, वही सारी चीज़ें सेम हो रही हैं, एक्सपेंडिचर ऑन गुड वन, कि हमने कितना एक्सपेंडिचर किया गुड वन पे, तो आप बोलोगे P1 और उसकी क्वांटिटी ले लो। सिमिलर एक्सपेंडिचर ऑन गुड 2, दिस इज कमिंग आउट P2 X2, ठीक है। तो ये 2 एक्सपेंडिचर हमने किया होगा, तो ठीक है, ये तो एक्सपेंडिचर किया होगा हमने। एंड एक और चीज़ रह गई जो हमें यहाँ पे लिखनी चाहिए। देखो हम यहाँ पे खर्चे कर रहे हैं, राइट। हमने गुड 1 खरीद लिया, हमने गुड 2 खरीद लिया। खरीद कहाँ से रहे होंगे, हमारे पास कोई इनकम होगी तभी तो हम खरीदेंगे कोई गुड्स, राइट। इनकम, किसी कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर कमाएगा तभी तो वो कोई गुड्स को परचेज कर पाएगा, राइट। तो लेट तो नहीं, लेट ही कर लेते हैं। लेट द कंज्यूमर income is equal to M, ठीक है। किसी किसी बुक्स में ये I से भी डिनोट होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे M ही ले रहे हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाएगी यार, छोड़ो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइन कर ली। एक बार मैं जस्ट सर्कल कर देता हूँ जो जो हमने इम्पॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे 2 गुड्स लिए,
एक गुड का प्राइस था x1, दूसरे का प्राइस था x2। ठीक है, x1 का प्राइस है p1 और x2 का प्राइस है p2। तो इस तरीके से हमने एक्सपेंडिचर निकाल लिया x1 का और x2, मतलब गुड वन का एक्सपेंडिचर, गुड टू का एक्सपेंडिचर, और हमने यहाँ पे इनकम ले ली m। ठीक है, कि हमने मान लिया कंज्यूमर के पास होती है इनकम m। तो व्हाट इज द बजट कॉन्स्ट्रेंट? व्हाट इज द बजट कॉन्स्ट्रेंट? तो लेट्स नेक्स्ट लिखते हैं, व्हाट इज द बजट कॉन्स्ट्रेंट। ओके, यही है बजट कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, अब बजट कॉन्स्ट्रेंट क्या कहता है? तो सिंपल सा ये बात कहता है कि ये ले लेते हैं एक्सपेंडिचर ऑन P1 X1, द एक्सपेंडिचर ऑन गुड वन। इसी तरह द एक्सपेंडिचर ले लेते हैं गुड टू का। तो हम जो टोटल एक्सपेंडिचर करेंगे ना, वो हमेशा मिनिमम या इक्वल टू होगा इनकम के। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं अगर इनकम कमा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 10,000, तो मैं हमेशा जो भी कंज्यूम करूँगा, ठीक है, वो इस अमाउंट से तो कम ही होगा, या तो इस अमाउंट के बराबर होगा। ठीक है, या तो इस अमाउंट से कम होगा या तो इस अमाउंट के बराबर होगा। वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, दो गुड्स थे इसलिए हमने दो गुड्स लिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट मीन्स कितना, कितने गुड्स हम खरीद सकते हैं, एक कॉन्स्ट्रेंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो हम नहीं खरीद सकते। ठीक है, हम एम अमाउंट से ज़्यादा तो नहीं खरीद सकते गुड्स। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और तरीके से समझते हैं इसको। ठीक है, ये तो टू गुड्स के लिए, राइट, ये तो टू गुड्स के लिए, लेकिन अगर थ्री गुड्स हुए तो सिंपल P1 X1 P2 X2 प्लस P3 X3 M, है ना। तीन गुड्स के लिए तीन एक्सपेंडिचर को जोड़ना पड़ेगा, इसी तरह चार के लिए चार को जोड़ना पड़ेगा, पाँच के लिए पाँच एक्सपेंडिचर को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो हमेशा या तो लेस देन और इक्वल टू रहेंगे m से, हमेशा, बिकॉज इनकम से ज़्यादा तो आप नहीं कंज्यूम कर सकते हो। अब आप बोलोगे कर सकते हैं, वैसे देखो कर तो सकते हो, है ना, तुम किसी से बोरोइंग कर लो, ठीक है, या हाँ किसी से बोरो कर लो, तब आप एम से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया ऐसे थोड़ा ना होता कि अगर हम एम इनकम कमा रहे हैं तो हम सारा खर्च थोड़ी ना करते हैं, हम तो सेव भी करते हैं और फिर कुछ कंजम्पशन करते हैं, तो हम तो सेविंग भी करते हैं, हम तो ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी ना सब खर्च ही करेंगे। तो यहाँ पे तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है अगर सेविंग हम कर रहे हैं तो देखो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, अब हम सेम बजट कॉन्स्ट्रेंट एन गुड्स के लिए भी कर सकते हैं, राइट। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं एन गुड्स, एन गुड्स के लिए भी कर सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, P1 X1 एक्सपेंडिचर ऑन गुड वन, एक्सपेंडिचर ऑन गुड टू। ठीक है, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, PN XN, और ये इज लोअर देन और इक्वल टू इनकम, राइट। हम एन गुड्स के लिए ऐसे लिख सकते हैं, या अगर मैं इसे समीशन फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, समीशन आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक जाएगी, जहाँ पर सॉरी पी
आई एक्स आई इज लोअर देन एम, राइट। तो ये बन गया एन गुड्स के लिए, है ना। तो ये तो हो गया बजट कॉन्स्ट्रेंट। अब मैं ज़रा एक बात कर रहा था यहाँ पर सेविंग की, राइट, कि भाई ज़रूरी थोड़ा ना है कि एक जो कंज्यूमर है, कोई कंज्यूमर है तो वो क्या करेगा, वो कंजम्पशन भी करेगा और वो अपनी इनकम का सेव भी करेगा, राइट। अगर इसकी इनकम एम है तो वो कंजम्पशन भी करेगा, सेविंग भी करेगा, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं उसने कंजम्पशन करी 2 गुड पर, ठीक है, P2 X2 2 गुड्स पे उसने कंजम्पशन करी तो इसका एक्सपेंडिचर इतना होगा, बट साथ में उसने कुछ सेव भी किया होगा, है ना। और ये सब मिला के क्या होगा, मिला के या तो इक्वल टू आ जाएगा ना, है ना। अनइक्वल क्यों लिखे, इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू द इनकम, अगर वो सेव भी कर रहा है। बट हम बजट, जो अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं बजट की इक्वेशंस की, उसमें हम इसको एक नहीं लेते, मतलब हम अज्यूम करते हैं कि देर इज़ नो सेविंग, ठीक है। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं देर इज़ नो सेविंग, ठीक है। अब हम सेविंग को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में अभी हम एकदम सिंपलेस्ट मॉडल पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम जैसे एक्सीड करेंगे हम जाएंगे इन टेम्पोरल चॉइस पर, ठीक है। इन टेम्पोरल चॉइस के क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी के PYQs में आपको देखने को मिल जाएंगे, एंट्रेंस में भी आ जाते हैं बहुत कॉलेजेस के। ISI का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है आई थिंक, इन टेम्पोरल चॉइस, राइट। तो उसको अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके, हम यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, नोट assume there, क्या हो रहा है, we are assuming that there is no saving, there is no saving, ठीक है। एंड सिमिलर फॉर बोरोइंग केस, ठीक है। यहाँ पे हम सेविंग और बोरोइंग को अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे किसी भी टाइप की सेविंग या बोरोइंग कंज्यूमर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारी जो सिंपलेस्ट जो हमारी इक्वेशन बनी उसको लिख लेते हैं। तो हमारा बजट कॉन्स्ट्रेंट कैसे बनेगा, P1 X1 प्लस P2 X2 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू द मनी। ये हमारी बनेगी बजट कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। ये हमारा बनेगा बजट कॉन्स्ट्रेंट। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे समझने, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंजम्पशन बंडल, कंजम्पशन बंडल, कंजम्पशन बंडल, ठीक है। अब हम कंजम्पशन बंडल को समझते हैं कि आगे कंजम्पशन बंडल क्या है। तो कंजम्पशन बंडल को समझने के लिए ना हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा, लेट हम P1 का प्राइस मान लेते हैं, प्राइस ऑफ गुड 1 इज 1 एंड प्राइस ऑफ गुड 2 इज इक्वल टू 1, मीन्स दोनों गुड्स का प्राइस 1 है, ठीक है। और हम इनकम ले लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम है 100, कंज्यूमर की इनकम है 100। तो अगर मैं अब बोलूँ कि हमारी बजट कॉन्स्ट्रेंट क्या बनेगा, अगर ये सिनेरियो हमको दे रखा है, तो सिंपल है, जस्ट हमें पुट करना है, राइट। हमको जस्ट पुट करना है अपनी बजट कॉन्स्ट्रेंट के अंदर वैल्यूज़ को। तो ये बजट, सॉरी ये इक्वल टू का साइन तो नहीं आएगा, है ना। तो पुट कर देते हैं, P1 का प्राइस है 1, यहाँ पे आ जाएगा X1, P2 का प्राइस भी 1 है, यहाँ पे आ जाएगा X2, स्मॉलर देन और इक्वल टू द इनकम जो कि है 100, ठीक है। 100 रुपीज़, अब इसे रुपीज़ ले लो, डॉलर ले लो, जो भी लेना है, ठीक है।
यहाँ पे मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसे और हल्का सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा x1 x2 इज़ लोअर देन इक्वल टू 100, ठीक है। तो हमारा बजट कॉन्स्ट्रेंट कुछ ऐसा दिख रहा है इस एग्जाम्पल में। अब जस्ट मैं पूछता हूँ x1 और x2 की क्या क्या वैल्यू है जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। हम एक टेबल बना लेते हैं। ऐसी चीज़ें ना हम 9th-10th में बहुत करते थे, ठीक है। 9th-10th में हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही करते थे। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें। अभी तो चीज़ें टफ़ नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे आगे करते धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा टफ होगा। तो लेट्स खुद ही सोचो कि x1 और x2 की वैल्यू क्या रखूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे, राइट। तो देखो बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, लाइक जैसे x1 मान लो कि मैंने एक खरीदा, x2 भी एक खरीदा, ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, ठीक है। दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो आएगा 2 जो कि 100 से कम है। इसी तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक ले लेते हैं 50 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और कुछ ले सकते हैं, 3 ले लो, 90 ले लो कि आपने x1 के 3 यूनिट खरीदे, x2 के 90 यूनिट्स खरीदे, अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको कंजम्पशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये बजट कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये मत सोचना कि 3.35 लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी गुड्स को 3.35 यूनिट्स में कैसे कंज्यूम कर सकते हो, है ना। तो एक नेचुरल नंबर में रहेगा गुड्स तो, है ना। तो ये चीज़ नहीं होने वाली डेसिमल की। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब जैसे इतना तो आपको आ गया कि भाई हाँ बहुत सारे पॉइंट है जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इस कंजम्पशन बंडल को, ठीक है, तो हमारे कंजम्पशन बंडल क्या बनेगा, कंजम्पशन बंडल। ये डिनोट कैसे करते हैं, राइट, वही सिखाना है बस इस टॉपिक में, और कुछ नहीं है। तो कंजम्पशन बंडल को सबसे पहले हम लिखेंगे गुड x1 और फिर लिखेंगे गुड x2 इसी फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे अभी ऊपर की टेबल में हमने 1 लिया था, तो ये कंजम्पशन बंडल हो गया। ये कंजम्पशन बंडल शो कर रहा है कि कंज्यूमर ने x1 की 1 यूनिट पर कंज्यूम करी है और x2 की भी 1 यूनिट कंज्यूम करी है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल, जैसे 50-50 लिया था, ठीक है। इस ये शो कर रहा है कि 50 यूनिट्स गुड 1 की कंज्यूम करी है कंज्यूमर ने, और 50 यूनिट्स गुड 2 की कंज्यूम करी है। और क्या हो सकते हैं, और ये 390, राइट। ऐसे आप मल्टीपल लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कंजम्पशन बंडल को शो किया जाता है, राइट। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं बजट लाइन। बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन को समझते हैं कि आखिर बजट लाइन क्या है, ठीक है। बजट कॉन्स्टेंट तो क्लियर है, अब बजट लाइन को समझते हैं। तो पहले थोड़ा सा लिख ही लेते हैं। द बजट लाइन, द बजट लाइन is the set of bundle that cost exactly m, ठीक है। बजट लाइन क्या है, उन बंडल का सेट जो कि कंज्यूमर की पूरी इनकम को ख़त्म कर देता है, ठीक है। जैसे कि ये पिछले वाले एग्जाम्पल में 50 था, राइट। अगर ये 50 को चेक करोगे, इस अगर कंज्यूमर दोनों ही गुड्स की 50-50 यूनिट्स खरीदे तो उसकी पूरी इनकम ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, तो उसे उसके अकॉर्डिंग, चलो पहले लिख ही लेते हैं यार, फिर बात करते हैं। P1 x1 प्लस P2 x2 दोनों गुड का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, यहाँ से अनइक्वल का साइन हट जाएगा बिकॉज की पूरी इनकम के बराबर हो रहा है, राइट।
इस वजह से यहाँ पे अनइक्वल का साइन हट जाएगा, सॉरी अनइक्वल कह रहा हूँ, इनइक्वालिटी का साइन हट के इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। ओके, दो ये होता है बजट लाइन, ठीक है। एंड तो इतना ही है बजट लाइन में, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही इक्वेशन है और बजट कॉन्स्ट्रेंट की मैंने यहाँ पे पीछे दिखाई दी, राइट। तो ये हमारी है बजट, ये फर्स्ट इक्वेशन बजट कॉन्स्ट्रेंट, एंड ये है हमारा बजट लाइन, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट चलना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है, हाँ इंटरसेप्ट बचा ना, इंटरसेप्ट एंड स्लोप, इंटरसेप्ट एंड स्लोप, ठीक है। इस टॉपिक को भी हमें समझना है। अब देखो ये थोड़ा सा इसमें मैथ्स है, ठीक है। आई होप, जहाँ तक मुझे पता है इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी उन्हीं बच्चों का एडमिशन मिलता है जिनके पास मैथ्स होती है, राइट। तो जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो तो शायद आपको पता होंगी, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा ज़्यादा ही डिफाइन करता हूँ ताकि जिसको पता नहीं है उसे भी पता चल जाए, राइट। बट एक्चुअल में हम इसके पूरे कंसेप्ट को मैथ्स के सेशन में ही समझेंगे, राइट, मैथ्स की वीडियोस में ही समझेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स माइक्रो है तो ज़्यादा ज़्यादा डेप्थ में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम इस चीज़ को यहाँ पर, बट स्टिल ठीक है। स्लोप और इंटरसेप्ट को समझने से पहले ना हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। हाँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 मिनट। ओके, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। आप में से शायद बहुतों को पता भी होगा, बट थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रूव नहीं देने वाला ये इक्वेशन आई कैसे, बट ठीक है, क्योंकि उसे हम मैथ्स में ही करेंगे, तो अभी यहाँ पे बस सिंपल चलते हैं, एम एक्स, ठीक है। वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये इक्वेशन है जो कि होती है एक स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। कोई भी अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँ लाइक ऐसे, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, यही होगी जो इस इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी, एम एक्स, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मैं, ये वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है, सी वाई इंटरसेप्ट को डिनोट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे जो m है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन का स्लोप क्या है, मतलब जो लाइन है स्ट्रेट लाइन उसका स्लोप क्या है, ठीक है। और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर x रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को, x रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को, ठीक है। जिसने ये इक्वेशन पहले ऑलरेडी पढ़ रखी है उन्हें पता होगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। बट स्टिल मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ इसको और डेप्थ में, ठीक है। तो एक बार चलो केस 1, ठीक है। केस 1 में मान लो हमारी इक्वेशन यही है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अगर यही हमारी इक्वेशन है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसे थोड़ा ग्राफिकल समझते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे हम x एक्सिस को दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम y एक्सिस को दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, तो एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। सपोज करो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, यही है हमारा c, यही हमारा c है। और स्लोप क्या होता है,
अगर मैं यहाँ से एक्स एक्सिस पैरेलल हो गया, राइट, लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, दिस इज कॉल्ड स्लोप। इसी को हम स्लोप बोलते हैं। और वो इस केस में कितना है, एम प्लस है, मतलब पॉजिटिव। और अगर स्लोप पॉजिटिव है जैसा कि इस केस में है, ठीक है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो जो लाइन होगी वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी। अपवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है कि अगर अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड आ रहे हो, ठीक है, आप लाइन पे खड़े हो किसी भी पॉइंट में, मान लो आप इस साइड खड़े हो और आप लेफ्ट से राइट साइड आ रहे हो, तो अगर आप राइट साइड आते आते अगर इंक्रीज हो रहा है लाइन, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हो ही रहा है, ये लाइन और ऊपर जाती जा रही है, दैट्स मीन अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये तो हो गया केस 1। अब इस इक्वेशन को केस 2 पे बनाते हैं। केस 2 में क्या होगा, इस इक्वेशन को हम लिखते हैं इस बार सी माइनस एम एक्स। ठीक है, इस बार इक्वेशन ये है, पहले ये थी और इस बार ये है। ठीक है, दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पहली वाली इक्वेशन में पॉजिटिव एम था, यहाँ पे माइनस एम है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो जब स्लोप नेगेटिव होता है तो कैसे दिखता है, स्ट्रेट लाइन, उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस। और नेगेटिव केस में लाइन कैसे दिखती है, ऐसे, कुछ ऐसे। इस पॉइंट पे अगेन ये हमारा सी रहेगा कि वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, और इस बार इस स्लोप की जो वैल्यू है, यहाँ से भी ऐसे डिनोट कर सकते हैं, वो क्या आने वाला है, वो नेगेटिव है, राइट, नेगेटिव मीन्स माइनस एम है, जैसे कि इक्वेशन में हमको दिख ही रहा है कि ये वैल्यू माइनस एम है। ठीक है, माइनस एम का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, आई थिंक अब समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है। ठीक है, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये वैसे एक्चुअली मैथ्स का पार्ट है, बट मैं यहाँ पे समझ इसलिए बता रहा हूँ कि बिकॉज इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, मैथ्स में तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बट यहाँ पे यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे नहीं करता। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है अगर हम अगेन लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो अगर हम डिक्रीज हो रहे हैं, राइट, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, हम नीचे जाते जा रहे हैं, दैट्स मीन करते केस थर्ड की, जस्ट इसको ले लेते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, हाँ, इस बार y इज इक्वल टू सी है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप का फैक्टर ही मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्लोप नहीं है, तो इसका क्या मतलब होने वाला है कि अगर स्लोप ही नहीं है किसी लाइन का, ठीक है, तो जिन बच्चों को पता चल गया कि क्या होने वाला है, अच्छी बात है, ये एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, और इस बार जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, है ना, दिस इज कॉल्ड y इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है, एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो, कि y इज इक्वल टू 5 मान के चलो, ठीक है, कि y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट, तो ऐसी इक्वेशन बनेगी। इसका जो स्लोप है
वो 0 है, स्लोप 0 है, ठीक है, इसका स्लोप 0 है। एक ना केस ऐसा ही बनता है, जस्ट मैं एक बार बना लेता हूँ। अगर यही लाइन ना ऐसे हो जाती, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन अगर यही लाइन वर्टिकल हो जाए तो कुछ ऐसे, तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे जो स्लोप है ना वो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, ठीक है। इस चीज़ का यूज़ होने वाला है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो मैंने आपको ये 3 चीज़ केसेस बताए, राइट। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्लोप का क्या मतलब है। अब ये सब मैंने इतनी सारी चीज़ें क्यों बताई, ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक पे वापस चलते हैं। बिकॉज मुझको फाइंड आउट करना था इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट एंड स्लोप, intercept and slope of the budget line, of the budget line, intercept and slope of the budget line, ठीक है। मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई। अब देखो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो अब थोड़ी चलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस पर और इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। तो इक्वेशन बनेगी P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m। ये मैंने अपनी बजट लाइन की इक्वेशन लिख ली, राइट। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। P2 x2 इज इक्वल टू m माइनस P1 x1, ठीक है। मैं एक्सपेंडिचर जो गुड वन पे होता है उसको अपोजिट साइड ले गया, राइट ना। अब यहाँ पे P2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ सबको, क्यों, मुझे x2 की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। तो ये कुछ ऐसे बनेगा P1 अपॉन P2 अपॉन x1, राइट। ये इक्वेशन आई। अब देखो इस इक्वेशन को हमने, आखिर हम मॉडिफाई क्यों कर रहे थे। अब अगर ज़रा इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स से, तो आपको पता चलेगा ये तो आपको y इंटरसेप्ट दे रखा है, ठीक है। x2 तो y एक्सिस को दिखा रहा है, x1 x एक्सिस को दिखा रहा है, और ये जो माइनस में वैल्यू दे रखी है वो स्लोप दिखा रहा है, राइट। वो चीज़ स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ से क्या समझ आया, हमारी बजट लाइन स्ट्रेट बनेगी, नेगेटिव स्लोप बनेगी, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बच्चों का डाउट होता है, नहीं अभी वो चीज़ नहीं, अभी रुक जाओ, पहले मैं बनाता हूँ फिर वो क्लियर करूँगा। तो चलो इसका क्या करना है, ग्राफ बना लेते हैं पहले, ठीक है, फिर बात करेंगे। तो पहले लेट मेक अ ग्राफ, ठीक है। तो इधर मैं y एक्सिस ले लेता हूँ, इधर मैं x एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है। या y एक्सिस तो छोड़ो, ये तो अलग हो जाएगा, ठीक है। y एक्सिस थोड़ी ना, यहाँ पे ले लेते हैं x1 मीन्स रिप्रेजेंटिंग गुड x1, और यहाँ पे x2 गुड x2, ठीक है। तो y का इंटरसेप्ट कितना था, बजट लाइन बनेगी नेगेटिव, ऐसे बनेगी, बिकॉज स्लोप नेगेटिव है ना। एक ये डॉट, एक ये डॉट, तो y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट है m अपॉन P2, है ना। और इसका जो स्लोप है, ऐसे भी लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस P1 अपॉन P2, है ना। स्लोप इसका ये है, माइनस P1 अपॉन P2, बस। और क्या चाहिए, हो गया, यही है। हमें इंटरसेप्ट भी पता चल गया। अब एक यहाँ पे रह गया, ये इंटरसेप्ट कितना होगा, है ना। तो इस इंटरसेप्ट में मैं अभी आऊँगा कि ये इंटरसेप्ट कितना होगा, बहुत सिंपल ऐसे भी निकालना।
लेकिन यहाँ पे मुझे 2 चीज़ चाहिए थी, इंटरसेप्ट और स्लोप। वो दोनों कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने पूरा समझा दिया यहाँ पर, ठीक है? कि हमारा वाई इंटरसेप्ट कितना रहेगा, जो हमारी बजट लाइन है वो नेगेटिव स्लोप बनेगी बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है, और इसका स्लोप होगा -P1/P2, ठीक है? अब हाँ, जिस चीज़ की मैं बात करने वाला था, कोई ऐसे भी बोलता है कि P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू m, है ना? कि हम P1x1 को ही उधर लेके जा रहे हैं, P2x2 को लेके चले जाते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? किसी भी फैक्टर को लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस केस में क्या बनेगा, x1 अपॉन में m/P1 माइनस P2 अपॉन में P1x2, ठीक है? इस बार हमारी बजट लाइन, सॉरी हाँ, जो हमारी बजट लाइन की इक्वेशंस जो हमने मॉडिफाई करी वो इस बार ये बनी, राइट? तो इसमें देखो, अगर इससे दोबारा कंपेयर करोगे ना, y इज इक्वल टू c माइनस m x से, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, बस कुछ नहीं है, हमने अपने एक्सिस को अगर चेंज कर दे, ठीक है? y एक्सिस पे अगर मैं x1 ले आऊँ तो इसकी जगह में अगर x1 ले आऊँ और x1 की जगह पे मैं x2 कर दूँ, ठीक है? और स्लोप को अगर मैं चेंज कर दूँ, स्लोप कितना है यहाँ पर, -P2/P1, तो ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है? फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? लेकिन बुक में ऐसे ही क्यों दिया जाता है, ठीक है? बुक में मिलता है हमको ये वाला फॉर्मेट, अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला फॉर्मेट, ठीक है? ये वाला फॉर्मेट, ये वाला नहीं मिलता कि हम x2 को अपोजिट साइड लेके जा रहे हैं। उसका रीज़न इस लेक्चर के लास्ट में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि क्यों हम P1 x1 को उधर लेके जा रहे हैं, ठीक है? कर तो ऐसे भी सकता है, देखो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे क्यों करते हैं ये जो ऊपर करवाया है, इसका रीज़न अभी तुम्हें लास्ट में मिल जाएगा लेक्चर के, ठीक है? बहुत सिंपल सा रीज़न है, ऐसा कुछ टफ चीज़ नहीं है। तो आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं एंड समझते हैं। देखो, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो कंज्यूमर है वो कितना मैक्सिमम कंज्यूम कर सकता है, गुड 1 को या गुड 2 को, ठीक है? जैसे मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू m, ये हमारी बजट लाइन है ना? अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो कंज्यूमर है वो कितना मैक्सिमम गुड 1 कंज्यूम कर सकता है, कितना मैक्सिमम गुड 1 कंज्यूम कर सकता है, अगर उसे गुड 1 को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जितना हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे गुड 2 को ना कंज्यूम करे, राइट? कि वो गुड 2 को ना कंज्यूम करे, जस्ट वेट, गुड 2 को ना कंज्यूम करे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी P1x1 अपॉन m/P1, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम पे इधर m/P1, तो ये आ गया कि भाई कंज्यूमर मैक्सिमम कितना कंज्यूम करेगा गुड 1 को। सिमिलर यहाँ पे लिख देते हैं, कोई नहीं, मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ गुड 1, राइट? इसी तरह निकाल लेते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ गुड 2, है ना? मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ गुड 2, वो कैसे निकलेगा, सिंपल, ये भी सिंपल है कि अगर उसे गुड 2 को मैक्सिमम कंज्यूम करना है,
अगर उसे गुड टू को मैक्सिमम कंज्यूम करना है, इट मीन्स वो गुड वन का कंजम्पशन नहीं करेगा, तभी तो वो एक्स टू को सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा, राइट। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी एक्स टू पी टू एक्स टू इज इक्वल टू एम, और यहाँ से एक्स टू कितना आ जाएगा, एम अपॉन पी टू, है ना। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से इस वैल्यू को देखना। एक्स टू कितना है, एम अपॉन पी टू, राइट। अगर आप देखो ध्यान से इस वाले ग्राफ में, ये तो इंटरसेप्ट होता है, राइट। एक्स टू का इंटरसेप्ट था और एक्स टू की वैल्यू ही कितनी आई है, एम अपॉन पी टू। इट मीन्स ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक्स टू को कट कर रही है, एक्स टू एक्सिस को, ये दिखाता है कि कंज्यूमर कितना मैक्सिमम कंजम्पशन कर रहा है, मैक्स कंजम्पशन कितना कर रहा है। और इसी तरह ये पॉइंट, ये जो नीचे है, ये भी दिखाता है कि मैक्स कंजम्पशन कितना हो रहा है, ठीक है। ये दिखाता है मैक्स कंजम्पशन ऑफ एक्स वन और ये दिखाता है मैक्स कंजम्पशन ऑफ एक्स टू, राइट। मैक्स कंजम्पशन ऑफ एक्स टू, और ये वैल्यू एक्स वन एक्स टू की तो हमें पता है एम अपॉन पी टू, और एक्स वन की कितनी आई है, एम अपॉन पी वन, ठीक है, सिंपल। अब देखो बहुत हो गया, अब एक सिंपल सा और डायग्राम बनाते हैं और साफ सुथरा सब कुछ लिखते हैं, ठीक है। बहुत ओवर राइटिंग हो गई ऊपर ऊपर। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा गुड वन, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा गुड टू, और फिर हमारी आएगी बजट लाइन जो कि नेगेटिव स्लोप थी, टेढ़ी हो जाती है बार बार। ओके, नाउ लेट्स मेंशन ऑल, ठीक है। लेबलिंग कर लेते हैं हम जो जो चीज़ हमें पता है। हमको इनके इंटरसेप्ट पता है, जस्ट वेट ऑफ द नेटवर्क। ओके, हाँ हम कहाँ थे, इसका इंटरसेप्ट ये कितना हो जाएगा, एम अपॉन पी टू, है ना। और एक्स वन इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, एम अपॉन पी वन। ये इंटरसेप्ट दिखा रहे हैं कि मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ एक्स वन एंड इसी तरह मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ एक्स टू, ठीक है। कि जो कंज्यूमर है वो गुड वन का कितना कंजम्पशन कर सकता है मैक्सिमम, और गुड टू का कितना कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। इस बजट लाइन की इक्वेशन क्या थी, इस बजट लाइन की इक्वेशन थी पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू इज इक्वल टू एम, है ना। और इसका स्लोप कितना आ रहा था, इसका जो स्लोप है वो आ रहा था माइनस पी वन अपॉन पी टू, है ना। हाँ ठीक है। अब देखो बस एक चीज़ रह गई, ये बताना कि ये बजट लाइन शो क्या कर रही है, ठीक है। बजट लाइन के अंडर ये जो तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसके अंदर जितने भी क्या कैसे समझाऊँ, कंजम्पशन बंडल है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अफोर्डेबल अफोर्डेबल कंजम्पशन बंडल, ठीक है। वो इस ट्रायंगल के अंदर कि जो कंज्यूमर है वो अपनी एम इनकम से ये सारे बंडल को कंज्यूम कर सकता है, अफोर्डेबल कंजम्पशन बंडल, ठीक है। अफोर्डेबल कंजम्पशन बंडल, और ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये पॉइंट होगा, ये एक्स, यहाँ पे कुछ एक्स वन होगा और यहाँ पे कुछ एक्स टू होगा। लेट्स सपोज एक्स टू कुछ मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, एक्स वन को 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बंडल कितना बन जाएगा, ये बंडल, तो ये अफोर्डेबल होगा। वैसे अगर कोई बंडल ऐसे है, ठीक है,
कोई बंडल ऐसे है जो कि इसे मान लेते हैं, यहाँ पे x2 की वैल्यू है 15, ठीक है, और यहाँ पे x1 की वैल्यू है 10। लेट्स सपोज कर रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 10, 15, राइट। और ये वाला बंडल देखो उनकी बजट लाइन से काफ़ी ऊपर है, राइट। तो इस वजह से ये बंडल कैसा हो जाएगा, अनअफोर्डेबल, अनअफोर्डेबल, अनअफोर्डेबल बंडल। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कंज्यूमर अपनी एम इनकम से इतना कंजम्पशन नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर कोई इसी तरह कोई बंडल इस लाइन पर आता है तो इट मीन्स उस बंडल पे कंज्यूमर की पूरी इनकम ख़त्म हो जाने वाली है उतना कंज्यूम करके, ठीक है। आई होप आपको पूरा ग्राफ समझ आ गया होगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कुछ बचा क्या, और कुछ, हाँ, एक यहाँ पे कंसेप्ट, एक और चीज़ रह गई। ये जो स्लोप आया है ना, इसको कई बार मोस्टली इकोनॉमिस्ट पता है कैसे क्या यूज़ करते हैं इसके लिए वर्ड, इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, जिसके हम न्यूमेरिकल्स ऑफ कोर्स करेंगे अभी आगे, ठीक है। और कहीं कहीं पे इसको इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या हो गया, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ऑफ कोर्स हम इस पर करेंगे, तो उतना डाउट लेने की ज़रूरत नहीं। अभी तो हमें बस थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट था कि हमको जो सीखना है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस एक कंसेप्ट यहाँ पे रह गया, तो अब ज़रा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज फॉर एग्जाम्पल डेट द कंज्यूमर इज गोइंग टू इंक्रीज हर कंजम्पशन ऑफ गुड वन बाई डेल्टा x1, ठीक है। जो कंज्यूमर है उसने अपनी गुड वन की जो कंजम्पशन है उसको डेल्टा x1 से इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो उसका जो कंजम्पशन होगा गुड टू का, वो कैसे चेंज होगा, क्या वो घट जाएगा, क्या वो बढ़ जाएगा, या वो रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि x1 के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने से x2 पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लेट्स सॉल्व करते हैं इसको, जस्ट पिक अप पेन, ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। पहले गिवन लिख लेते हैं कि कंजम्पशन, लेट द कंजम्पशन, ठीक है, लेट द कंजम्पशन ऑफ गुड वन, गुड वन का कंजम्पशन कितना है, x1, ठीक है। और चेंज इन कंजम्पशन, हाँ, और इसी तरह लेट कर लेते हैं, लेट द कंजम्पशन ऑफ गुड टू, गुड टू है ना, x2, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो गुड वन का कंजम्पशन है वो x1 था और गुड टू का कंजम्पशन x2 था, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल केस है। तो अगर ऐसा है तो मुझे बताओ बजट लाइन क्या बनेगी, राइट। P1 x1 प्लस, व्हाट इज़ हैपनिंग यार, P2 x2 इज इक्वल टू m, है ना। हमारी बजट इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। हमारी बजट इक्वेशन ये बनेगी, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इनिशियल केस है कि जब जो कंज्यूमर था वो x1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था गुड वन की और x2 यूनिट कंज्यूम कर रहा था गुड टू की, ठीक है। तो इनिशियल केस में ये था, लेकिन फिर क्या हुआ, द कंजम्पशन, जस्ट वेट, द कंजम्पशन
ऑफ गुड टू, सॉरी गुड वन है ना, गुड वन increases by डेल्टा x1, राइट। जो कंज्यूमर की, सॉरी यहाँ पे मैंने ये द कंजम्पशन ऑफ गुड वन इंक्रीज बाय, अरे यहाँ पे कंजम्पशन आएगा ना, कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ गुड वन इंक्रीज बाय डेल x1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कि जो पहले हम कितना कंज्यूम कर रहे थे x1 x, ठीक है, गुड वन हम x1 कंज्यूम कर रहे थे, उसके बाद जो कंजम्पशन है वो बढ़ गई, मीन्स प्लस, क्योंकि इंक्रीज़ हुई है, और कितना इंक्रीज़ हुई है डेल x1 से, राइट। ये हुआ, तो हमें निकालना है कितना चेंज होगा x2 में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ लेट द चेंज इन गुड टू कंजम्पशन, ठीक है, यही चीज़ तो हमें फाइंड आउट करनी है कि गुड टू में कितना कंजम्पशन होगा। तो मान लेते हैं गुड टू में कितना चेंज कितना होगा, तो उसको डेल x2 लिख लेता हूँ मैं कि गुड टू में डेल x2 का चेंज होगा। अगर गुड वन में डेल x1 का चेंज हो रहा है तो गुड टू में डेल x2 का होगा, राइट। तो इस अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी कि भाई आपने अपने गुड x1 का कंजम्पशन डेल x1 से बढ़ाया, ठीक है। तो ये तो यूनिट हो गया, इसके साथ प्राइस आ जाएगा P1, और ये आपने कंजम्पशन कर रहे थे इतने यूनिट्स का। इसी तरह प्राइस ऑफ P2, ठीक है, x2 तो आप कंज्यूम कर रहे हो, और x2 में आपने कितना चेंज किया x2 डेल x2, और ये सब बराबर होगा m के, राइट। आई होप समझ आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक्चुअल में यही फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल x2, कि x2 में हमने कितना चेंज किया जब x1 में हमने डेल x का चेंज किया। तो हमें x2 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे डेल x2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इससे मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। तो अब क्या करते हैं, हाँ, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम द सेकेंड, इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते थे तो सेकेंड इक्वेशन में से, तो कैसे होगा ये, लेट्स लिखते हैं यहाँ पे P1 x1 प्लस डेल x2 माइनस कर देते हैं P1 x1, फिर यहाँ पे x2 के लिख लेते हैं x2 प्लस डेल x2 माइनस P2 x2, है ना। जो फैक्टर जिसका है उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे आ जाएगा m, और पिछली वाली इक्वेशन में भी m था। ओके, थोड़ा ओपन करते हैं इसे और क्या क्या देखते हैं क्या ओपन होता है। x1 प्लस P1 डेल x, ये x1 होगा ना, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है। P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P2 डेल x2 माइनस P2 x2 माइनस m तो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने गुड 1 का कंजम्पशन बढ़ाओ, गुड 2 का कंजम्पशन बढ़ाओ, ठीक है। ओवरऑल कोई वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज इनकम तो इंक्रीज़ नहीं हुई है आपकी। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा सॉल्व हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये टर्म तो
इससे कट रहा है और ये वाला टर्म इससे कट रहा है, तो बचा क्या क्या हमारे पास बचा है P1 डेल x1 प्लस P2 डेल x2 इज इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, मुझे डेल x2 की वैल्यू निकालनी है वैसे तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, P2 डेल x2 को यहीं रहने देते हैं, उसको अपोजिट साइड लेके जाते हैं P1 डेल x1, राइट। ठीक है, तो इसको ज़रा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेंटर में थोड़ा। तो यहाँ से अगर मुझे डेल x2 की वैल्यू चाहिए वो आ जाएगा माइनस P1 अपॉन में P2 अपॉन में डेल x1। तो ये फाइनली आई हमारी वैल्यू। ठीक है, कि अगर मैं डेल x, ठीक है, चेंज करूँगा गुड 1 की कंजम्पशन को, तो गुड 2 की कंजम्पशन पे कितना चेंज आएगा। और ये तो देखो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो स्लोप आ रहा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे डेल x2 और ये जो डेल x1 है इसको दोबारा अपोजिट साइड लेके जाता हूँ, तो x1 इज इक्वल टू माइनस P1 अपॉन P2, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, ये दिखाएगा चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन, और ये दिखाएगा कि कंजम्पशन में चेंज होने पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है स्लोप पर। तो ये सिंपल चीज़ है। ठीक है, इसके ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट पे जो मैंने अभी समझाया है। ये भी एक तरह का कंसेप्ट है, वैसे तो ये क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, बट एक तरह का कंसेप्ट है ये। ठीक है, कि हमने निकाला कि x1 में चेंज आने से x2 पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि बताओ x2 में चेंज आने पे x1 में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट से वो भी अप्लाई हो सकता है, तो कोई अलग सी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, कि ये जो नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। इफ़ यू कंज्यूम मोर ऑफ गुड 1, ठीक है, अगर आप कंज्यूम कर रहे हो ना गुड 1 को ज़्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव अप some consumption of good 2 and citrus paribus, नहीं vice versa सही है। ठीक है, वाइसा वर्सा। ठीक है, ये डिनोट करता है नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, इट मीन्स अगर आप गुड 1 की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करोगे तो आपको x2 के कंजम्पशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी इनकम तो लिमिटेड है ना, इनकम चेंज नहीं हो रही है। इसलिए अगर एक गुड को लेने जाओगे ज़्यादा तो आपको दूसरे को थोड़ा गुड बाय कहना पड़ेगा। इसी तरह अगर दूसरे को लेने जाओगे तो पहले को थोड़ा गुड बाय कहना पड़ेगा, राइट। तो यही डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में क्लियर करा है। अब आपका काम क्या है, अपनी जो भी बुक है, ठीक है, आपके प्रोफेसर, ठीक है, आपका कोई कोचिंग आप पढ़ते हो या जिधर भी आपको किसी ने रिकमेंड किया उस बुक को रीड करो, इस कंसेप्ट को समझो। अगर वहाँ पे आपको कोई न्यूमेरिकल मिल रहा है, न्यूमेरिकल कर सकते हो ताकि आपके कंसेप्ट और बेटर हो जाए। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसी कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, वैसे मुझे बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक करके करनी पड़ी है वीडियो। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे और करवाने लग गया।
ठीक है। न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। हम वेरिएंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम डीएससी के करेंगे, हम पीवाईक्यू करेंगे, ड्यू के। आईएसआई का एज सच इतने सिंपल टॉपिक से तो नहीं क्वेश्चन मिलेगा कोई से भी, बट ठीक है, देखा जाएगा। जैसे भी क्वेश्चन होंगे हम उन क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में अटैम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। हैप्पी स्टडी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।